आज ये आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आपका 7 नंबर का सब्जेक्ट है कंपनी लॉ या कंपनी एक्ट 2013, जिसमें पहले बेसिक देखा था कंपनी का। अब इसमें बात करेंगे संचालक मंडल एवं इनकी सभाओं के बारे में बात करेंगे। और क्लास नंबर आपकी सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये कोर्स जैसा कि आप सभी को विदित है कि जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बेचे चलाया जा रहा है। और इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैंने ऑल जो भी आपकी 6 सब्जेक्टें कंप्लीट हो चुकी है उनके रिगार्डिंग प्ले लिस्ट आपको बता चुका हूँ किस नाम से है। और मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर किसी प्रकार से क्वेरीज हो तो मुझे आप पेज कॉल कर सकते हैं, जो भी स्क्रोल पट्टी पर आप मेरा नंबर देख रहे हैं, ठीक है। और जो ये आपकी सब्जेक्ट है 7 नंबर की कंपनी लॉ, इसके रिगार्डिंग प्ले लिस्ट बना रखी है। जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट कंपनी लॉ 2013 क्लासेज के नाम से प्ले लिस्ट है, तो आपको ये क्लासें वहाँ मिल जाएगी। इससे पहले आपकी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 2 नंबर की क्लास इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें बात करते हैं, पहले बात करेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर बात करेंगे संचालकों के प्रकार, ठीक है उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। और फिर इसके बाद में बात करेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार कैसे नियुक्ति की जाती है, इनके कार्य दायित्व के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो सीएसआर होता है तो उसमें कितना पैसा जमा कराना होता है, कंपनी की जो सभाएं होती है वो कब से लेकर कब तक होती है, उस प्रोविजंस के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको एनर्जी डिपार्टमेंट की जो बहु प्रतिष्ठित भर्ती परीक्षा है कनिष्ठ लेखाकार, उसकी क्लासें आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें देखते हैं मैनेजमेंट कंपनी लॉ में। तो कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है, जैसा कि लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, यानी एक तरीके से कृत्रिम व्यक्ति होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिसका स्वामित्व अनेकों अंशधारकों के मध्य विभाजित रहता है और जिस कारण कोई अंशधारी स्वतंत्र रूप से स्वयं का कंपनी का प्रबंध नहीं कर सकता है। कंपनी का प्रबंध अंशधारियों द्वारा, यानी कंपनी का जो प्रबंध होता है अंशधारियों द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं अथवा व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा किया जाता है, जिसको संचालक कहा जाता है। यानी कंपनी का मैनेजमेंट अब ऐसा तो नहीं करते व्यक्ति है कि कंपनी ऑटोमेटिक कर लेगी, उसके रिगार्डिंग जो भी कुछ व्यक्तियों की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। अब वो नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, या तो कंपनी लॉ द्वारा होती है, या इसके द्वारा जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनके द्वारा संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। उन व्यक्तियों द्वारा कंपनी का कंट्रोल या ऑपरेटिंग का कार्य किया जाता है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हुज ओनरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग numbers shareholders. Consequently, no single shareholder can independently manage the company. The management of the company is carried out by an individual or a group of individuals elected by the shareholders, known as directors. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, अब ये धारा आपको ध्यान रखनी है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 34 धारा 234 के अनुसार संचालक से तात्पर्य। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि धारा 234 किससे संबंधित है, या संचालकों के रिगार्डिंग कंपनी एक्ट 2013 में किस धारा में वर्णन कर रखा है। आपको बताना है कि धारा 234 के अनुसार संचालक से तात्पर्य एक कंपनी बोर्ड द्वारा नियुक्त व्यक्ति संचालक होता है। यानी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 234 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डायरेक्टर मीन्स ए पर्सन अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनीज, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, यानी संचालक के प्रकार। संचालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब इसमें वन बाय वन देखते चलेंगे। तो प्रबंध संचालक के बारे में बात करेंगे पहले, एमडी यानी मैनेजमेंट डायरेक्टर। तो कंपनी अधिनियम 13 की धारा 254, कौन सा है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 254 के अनुसार प्रबंध संचालक यानी एमडी मैनेजमेंट डायरेक्टर से आज किसी ऐसे संचालक से, किससे, यानी किसी ऐसे संचालक से हैं जिसे कंपनी के साथ हुए किसी ठहराव के अंतर्गत अथवा कंपनी की सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के अंतर्गत अथवा पार्षद सीमा नियम अथवा अंतर नियमों के अंतर्गत प्रबंध संबंधी पर्याप्त अधिकार प्राप्त है, जिन्हें वह ऐसा न होने पर प्रयोग नहीं कर सकता है। इसमें ऐसे संचालक भी सम्मिलित है जो प्रबंध संचालक का स्थान ग्रहण किए हुए हैं। यानी इसमें जो प्रबंध संचालक होता है तो एक तरह से ठहराव होता है कि कंपनी की सामान्य सभा में प्रस्ताव पास करके इसको नियुक्त किया जाता है, या पार्षद सीमा नियम या अंतर नियम में इस प्रकार से प्रावधान किए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रबंध संचालक यहाँ पे कहा जाता है। इसमें सभी ऐसे संचालक भी सम्मिलित है जो प्रबंध संचालक का स्थान ग्रहण किए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात एमडी के बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट संचालक देखते हैं पूर्णकालिक संचालक। इसके बारे में बात करेंगे फुल टाइम मैनेजर के बारे में।
किसके बारे में होगी, फुल टाइम मैनेजर। तो पूर्णकालिक संचालक है, एंड पूर्णकालिक संचालक कंपनी का केवल एक साधारण अधिकारी होता है। क्या होता है, एक साधारण अधिकारी होता है। इससे प्रबंधन की पर्याप्त शक्तियां प्राप्त नहीं होती है, यानी ये जो पर्याप्त शक्तियां होती है वो एमडी में होती है। ये एक से अधिक कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। एंड फुल टाइम मैनेजर, ए फुल टाइम मैनेजर इज merely an ordinary officer of the company. He does not possess substantial managerial powers. He cannot serve as a full-time director in more than one company. नेक्स्ट संचालक आता है अतिरिक्त संचालक, यानी एडिशनल डायरेक्टर। क्या होता है, क्यों नियुक्त किया जाता है, देखते हैं। कभी कभी कंपनी में विद्यमान संचालकों के अतिरिक्त कुछ और संचालकों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों पड़ती है, अतः संचालक मंडल इस अतिरिक्त आवश्यकता को पूरी करने हेतु कुछ अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है तो उस समय एडिशनल डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वैकल्पिक संचालक यानी अल्टरनेटिव या ऑप्शनल संचालक के बारे में बात करते हैं। तो कभी क्या होता है कि जो संचालक होता है वो कभी या तो विदेश चले जाता है 3 माह से अधिक, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन हो जाता है, तो उसके कार्य हेतु यहाँ पे वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति की जाती है। जैसे वो जो मुख्य संचालक होता है वो लौट जाता है तो जो वैकल्पिक संचालक की जो नियुक्ति है वो बाय डिफॉल्ट निरस्त हो जाती है। तो कभी कभी कंपनी का कोई संचालक 3 माह, कितना ये ध्यान रखना, 3 माह या अधिक अवधि के लिए भारत से बाहर या विदेश फौरन चला जाता है, अथवा किसी कारण से कंपनी के कार्यों के लिए समय नहीं दे पाता है। कारण कोई भी हो सकता है, पारिवारिक कारण भी हो सकता है या निजी कारण भी हो सकता है। तो ऐसे में कंपनी का संचालक मंडल उस संचालक के स्थान पर उसकी अनुपस्थिति की अवधि में किसी अन्य व्यक्ति को संचालक नियुक्त कर सकता है। ऐसे संचालक को यहाँ पे वैकल्पिक संचालक कहते हैं, यानी अल्टरनेटिव डायरेक्टर इसको कहा जाता है। फिर देखते हैं आकस्मिक रिक्तता को भरने हेतु संचालक की नियुक्ति है, यानी जो कोई आकस्मिक रिक्तता है, पोस्ट खाली है, अब उसको भरना है तो उस संबंध में क्या कार्य किया जाएगा। जब कभी कभी किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा, किसके द्वारा, यानी पब्लिक कंपनी द्वारा नियुक्त संचालक का पद उसके कार्यकाल के सामान्य रूप से पूर्ण होने से पूर्व रिक्त हो जाता है, तब कंपनी का संचालक मंडल ऐसे रिक्त पद को भरने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति यहाँ पे कर सकता है। अब रिक्त होने के कारण हो सकता है या तो उसने त्याग पत्र दे दिया हो, या वो लीगल रूप से कार्य करता हो, उसको हटा दिया गया हो, या उसकी मृत्यु हो चुकी हो, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी रीजन है। तो आकस्मिक रिक्तता को भरने हेतु कंपनी का संचालक मंडल ऐसे रिक्त पद को भरने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी whenever the office of a director appointed by a public company falls vacant before the normal expiry of their term, the company's board of directors may appoint another person to fill such a vacancy. नेक्स्ट आता है आपका संचालक आता है नामांकित संचालक है, नॉमिनी डायरेक्टर है। ये संचालक मंडल किसी भी संस्था द्वारा किसी भी प्रभावी कानून के अधीन अथवा किसी भी ठहराव के अधीन नामांकित व्यक्ति को संचालक नियुक्ति यहाँ पे कर सकता है। जो भी नामांकित व्यक्ति होता है, नॉमिनी होता है, उसको डायरेक्टर के रूप में नियुक्त कर सकता है। नॉमिनी डायरेक्टर, the board of directors of any organization may appoint a nominee as a director pursuant to any applicable law or agreement. नेक्स्ट बात करते हैं संचालकों की नियुक्ति की विधियां। इन संचालकों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी नियुक्ति एक तो साधारण सभा द्वारा होती है, एक जो कंपनी का सम्मेलन किया जाता है उस समय जो सम्मेलन प्रोस्पेक्ट पर जो व्यक्ति हस्ताक्षर करते हैं वही सामान्यतः संचालक माने जाते हैं। देखते हैं इसको। तो संचालकों की नियुक्ति की विधियां हैं। प्रथम संचालकों के बारे में बात करेंगे पहले, यानी प्रथम संचालकों की नियुक्ति है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ए फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो सामान्यतः प्रथम संचालकों की नियुक्ति प्रवर्तकों, जो भी प्रमोटर्स होते हैं, कंपनी का निर्माण करते हैं, प्रवर्तकों द्वारा की जाती है। तब प्रत्येक कंपनी के अंतर नियमों में प्रथम संचालकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अथवा प्रथम संचालकों के नाम दिए रहते हैं। जो भी नियम अंतर नियम होते हैं, सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम और जो सीमा नियम होता है, तो उनमें जो प्रवर्तक होता है, कंपनी का निर्माण करता है, उस व्यक्ति द्वारा जो भी प्रथम संचालक होते हैं उनके नाम यहाँ पे दिए जाते हैं, या जिन व्यक्तियों ने साइन किए हैं वही कंपनी के प्रथम संचालक कहलाते हैं। धारा 152 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सेक्शन 152 के प्रावधानों के अनुसार यदि अंतर नियमों में प्रथम संचालकों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है तो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को कंपनी का प्रथम संचालक माना जाता है। अगर किस प्रावधान कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रावधान नहीं कर रखा है तो जो पार्षद सीमा नियम जो प्रपत्र होता है, महत्वपूर्ण प्रलेख होता है कंपनी का, अगर उस पर जो व्यक्ति हस्ताक्षर करता है वही कंपनी के प्रथम डायरेक्टर माने जाते हैं। हस्ताक्षरकर्ता उस समय तक संचालक के रूप में कार्य करता है जब तक कि कंपनी की साधारण सभा में विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति नहीं हो जाती है। वो तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कंपनी की साधारण सभा यानी जो उसकी आम बैठक होती है उसमें विधिवत रूप से एज पर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो जाती। एक व्यक्ति कंपनी के समय यानी 1% कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं,
तो 1% कंपनी की दशा में तब तक कंपनी का संचालक माना जाता है जब तक कि कंपनी के सदस्य द्वारा विधिवत रूप से संचालक या संचालकों की नियुक्ति यहाँ पे नहीं कर दी जाती है, तो वहाँ पे इन व्यक्तियों को भी यहाँ पे डायरेक्टर्स माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब साधारण सभा में संचार जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, अब आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति, तो प्रथम संचालकों की नियुक्ति की अवधि कंपनी की प्रथम साधारण सभा तक होती है। जब भी जो प्रथम संचालक होते हैं, चाहे वो प्रमोटर द्वारा नियुक्त किए गए हों या पारदर्शी सीमा नियम पर जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वो व्यक्ति हो, तो प्रथम संचालकों की नियुक्ति की अवधि के बारे में बात करें तो जो साधारण सभा होगी, साधारण सभा तक इनकी अवधि होती है। भले ही उन्हीं व्यक्तियों को पुनः क्यों न नियुक्त कर लिया जाए, लेकिन जो इनकी टाइम और पीरियड की बात है वो तब तक रहती है। तो प्रथम साधारण सभा में नियुक्त संचालक कंपनी के प्रथम संचालकों का स्थान ले लेते हैं। इनकी नियुक्ति के साथ ही कंपनी के प्रथम संचालकों का कार्यकाल यहाँ पे समाप्त हो जाता है। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर्स एट द जनरल मीटिंग, द टेन्योर ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स लास्ट until the company's first general meeting. The directors appointed at the first general meeting replace the company's first directors upon their appointment. The term of office of the company's first directors comes to an end. फिर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर संचालकों की नियुक्ति, यानी जो छोटे अंशधारी होते हैं तो वहां पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत बनाया जाता है। तो यदि कंपनी के अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के आधार पर संचालकों की नियुक्ति यहाँ पे की जा सकती है, क्योंकि जो लघु अंशधारी होते हैं तो उनका हित रखने हेतु यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है, इसमें धारा 265 के अकॉर्डिंग अल्पसंख्यक अंशधारियों को यह अधिकार दिया गया है, किसको, जो भी अल्पसंख्यक अंशधारी है, ठीक है, माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है, अल्पसंख्यक अंशधारियों को यह राइट दिया गया है कि वे स्वयं द्वारा नामांकित व्यक्ति को संचालक मंडल में नियुक्ति का अवसर दें। सार्वजनिक कंपनी, अब इसमें कंडीशन होती है, तो सार्वजनिक कंपनी के अंतर नियमों के अकॉर्डिंग कंपनी समस्त संचालकों का कम से कम कितना, 2/3 यानी कम से कम 2/3 भाग आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा। ऐसी निजी कंपनी पर भी यह नियम लागू होगा जो किसी सार्वजनिक कंपनी के सहायक, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी होनी चाहिए तभी उस पर लागू होगा, नहीं तो लागू नहीं होगा। सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, ऐसी नियुक्ति एकल हस्तांतरणीय मत या संचय मत से हो सकती है, यानी ऐसी नियुक्ति है एकल हस्तांतरणीय मत या संचय मत से यहाँ पे नियुक्ति की जा सकती है। धारा कौन सी, धारा 265 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति, धारा 161 के अनुसार संचालक मंडल द्वारा निम्नलिखित दशाओं में संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। अब संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति, धारा 161 के अनुसार संचालक मंडल द्वारा किन दशाओं में संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं। अब जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है अतिरिक्त संचालकों की आवश्यकता होने पर नियुक्ति होगी। इसके अलावा किसी संचालक की अनुपस्थिति में वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति होती है, और आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति संचालक की नियुक्ति, जैसे कि ऊपर बात कर चुके हैं। ठीक है, एन अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 161, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट डायरेक्शन इन द डायरेक्टर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स व्हेन रिक्वायर्ड। बी है अपॉइंटमेंट ऑफ एन अल्टरनेट डायरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ ए डायरेक्टर। थर्ड है यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी। फिर नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार द्वारा संचालक मंडल की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो कभी कभी कंपनी के सभी संचालक अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, या सभी संचालक में किसी कारण से अयोग्यता उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट आवश्यक संख्या में संचालक यहाँ पे नियुक्त कर सकती है। थर्ड है इसमें, ठीक है, नेक्स्ट है इसमें तृतीय पक्षकार द्वारा नियुक्ति, धारा 152 के अनुसार जो थर्ड पक्षकार होता है उसके द्वारा किस प्रकार से यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। तो कुल संचालकों का 1/3 भाग सार्वजनिक, ये काफी इंपोर्टेंट है। थर्ड पक्षकार द्वारा नियुक्ति धारा 152 के अनुसार है, कुल जो भी संचालक होते हैं का 1/3 क्या, वो 1/3 कुल संचालकों का 1/3 भाग सार्वजनिक कंपनी अथवा ऐसी निजी कंपनी जो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है, यानी अगर निजी कंपनी है तो किसी सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी होनी चाहिए, के कुल संचालकों के 1/3 कितना 1/3 भाग के लिए संचालक अंशधारियों के अतिरिक्त किसी अन्य पक्षकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो नियमितता से अवकाश ग्रहण करने वाले नहीं होंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय ए थर्ड पार्टी एंड अकॉर्डिंग विद सेक्शन 152, 1/3 of the total number of directors of a public company or of a private company that is subsidiary of a public company shall be appointed by a party other than the shareholders. These directors shall not be liable to retire by rotation. नेक्स्ट देखते हैं इसमें लघु अंशधारियों द्वारा नियुक्ति। अब थोटिकल है, इसमें आपको मैं पीडीएफ भेज चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल पर आपको कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी, आप इनको पढ़ते रहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ आप लोगों ने 11 से इन चीज़ों को पढ़ रखा है और आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल खूब पढ़ा है, और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ बात कर लेंगे, लेकिन कंटिन्यू चलते रहेंगे।
अब है लघु अंशधारियों द्वारा नियुक्ति। जो भी लघु अंशधारी होते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा अपने हितों को बचाए रखने हेतु इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, ताकि इनकी आवाज उठा सके। तो ये उसके लिए क्या कंडीशन होगी? लघु अंशधारी सार्वजनिक कंपनी की दशा में, कौन सी कंपनी की दशा में है? सार्वजनिक कंपनी की दशा में जिसकी प्रदत्त पूंजी, अब कंडीशन इसमें या तो सार्वजनिक कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 करोड़ या उससे अधिक हो, तभी लघु अंशधारियों द्वारा डायरेक्टर्स की नियुक्ति की जा सकती है, संचालक मंडल की नियुक्ति की जा सकती है। तो प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ या उससे अधिक हो, कम से कम 1000। दूसरी कंडीशन क्या है? कम से कम, दूसरी कंडीशन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है? कम से कम 1000 अंशधारियों के पास, क्या है? कम से कम 1000 अंशधारियों के पास 20,000 या उससे कम के अंश हो। ऐसे अंशधारी कम से कम या एक संचालक, उनका संचालक मंडल में प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है। एक कंपनी की, सार्वजनिक कंपनी की पेड अप कैपिटल कम से कम 5 करोड़ या उससे अधिक होनी चाहिए, और कम से कम 1000 अंशधारियों ने आवेदन किया हो, और उनके पास में 20,000 या उससे कम के अंश हो, तभी ये लघु अंशधारियों द्वारा संचालक मंडल की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें रुग्ण इकाइयों की दशा में न्यायाधिकरण द्वारा विशेष संचालक की नियुक्ति की, यानी जो रुग्ण इकाइयां होती है, यूनिट्स होती है, तो जो ट्रिब्यूनल होता है उसके द्वारा विशेष संचालक की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? न्यायाधिकरण रुग्ण इकाई में ऐसे संचालक की नियुक्ति कर सकता है जिसके पास प्रबंधन में विशेषज्ञ, यानी जिसके पास मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन हो, यानी वो प्रोफेशनल व्यक्ति हो, या किसी अन्य कंपनी के मामलों में नियंत्रण में है। अंश योग्यता, आयु सीमा, संचालकों की संख्या, कार्यालय से निष्कासन इत्यादि प्रावधान न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्ति में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, यानी जो भी कंडीशन है वो यहाँ पे न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्ति में लागू नहीं होते हैं। और जो इनकी उम्र होती है, इनका कार्यकाल होता है, यानी सॉरी इनकी आयु के बारे में बात करें, डायरेक्टर्स की आयु के बारे में, तो इसकी आयु 21 से लेकर 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। कितनी? 21 से लेकर 70 वर्ष के मध्य जो व्यक्ति होता है उसको डायरेक्टर यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब संचालकों के कर्तव्य देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, यानी इनके क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या दायित्व हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि इनको क्या क्या कार्य करने होंगे, क्या क्या इनके राइट्स है, क्या क्या इनकी लाइबिलिटीज है। तो कंपनी के जो सर्वा होते हैं, ये डायरेक्टर्स होते हैं, इनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं कितना प्रॉफिट करना है, कब लाभांश घोषित करना है, किस वस्तु का प्रोडक्शन करना है, या किस वस्तु को अलग से हटाना है, एक्सेट्रा। जो भी कंपनी के ऑपरेटिंग के रिगार्डिंग जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो डायरेक्टर्स या संचालक मंडल द्वारा लिया जाता है। अब देखते हैं इसको संचालकों के कर्तव्य के बारे में बात करते हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार साधारण कर्तव्य देखते हैं कौन कौन साधारण कर्तव्य कौन कौन से हैं। एक तो अंतर नियमों के अनुरूप कार्य करना, जो भी कंपनी के अंतर नियम बनाए गए हैं उनके अनुरूप जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उनकी पालना करना, कंप्लाइंस करना। इसके अलावा कंपनी के साथ संघर्ष का कार्य नहीं करना, यानी कंपनी के साथ में जो कंपनी जिस क्षेत्र में व्यापार कर रही है उसी क्षेत्र में जो भी डायरेक्टर्स है उनको व्यापार नहीं करना चाहिए, या उनके साथ में कंपटीशन प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ानी चाहिए, या कन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। पद ग्रहण करने व त्यागने को प्रकट करना, जो पद ग्रहण किया है वो जो त्यागा है उसको एक सार्वजनिक रूप से प्रकट करना चाहिए। इसके अलावा स्वयं के द्वारा क्रय किए गए अंशों को प्रकट करना, यानी स्वयं के द्वारा कितने अंशों को क्रय किया गया है उसका विवरण कंपनी को देना चाहिए, अंशधारियों को सभा में देना चाहिए। इसके अलावा प्रोस्पेक्ट में सभी विषयों का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण करने का उसका कर्तव्य होता है। जो प्रोस्पेक्ट जारी किया जाता है जनता से पैसा लेने के हेतु, तो उस प्रोस्पेक्ट में पूरा डिटेल से विवरण होना चाहिए ताकि जनता को गुमराह नहीं किया जा सके, उनका धन का समुचित प्रयोग किया जा सके। सद्भाव से कार्य करना है। यदि नेक्स्ट है यथोचित सावधानी परिश्रम से अपने कार्य को करना है, पूरी सावधानी के साथ उससे कार्य करना होगा। नेक्स्ट इसमें कंपनी अधिनियम के अनुसार विशेष कर्तव्य, कंपनी अधिनियम के अनुसार संचालकों के विशेष कर्तव्य निम्नलिखित है, यानी स्पेशल ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट द स्पेशल ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स आर एज फॉलोज। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सामान्य कर्तव्य देख चुके हैं, अब विशेष कर्तव्य कौन कौन से हैं संचालकों के? विशेष कर्तव्य है फ्रेंड्स इसमें एक तो है संचालकों को कानूनी अपेक्षाओं के अनुसार सभी विषयों का पूर्ण एवं सही प्रकटीकरण करना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए, जो भी कानूनी अपेक्षा है उसके अनुसार इनको कार्य करना चाहिए। इसके अलावा संचालकों का कर्तव्य है कि वह घोषणा करे कि प्रविवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर लिया गया है, यानी संचालकों का कर्तव्य है कि प्रोस्पेक्ट जो भी जारी किया गया है वो कंपनी एक्ट 2013 की अनुपालना के हिसाब से इनका पालन कर लिया गया है, वो घोषणा करना उससे अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है प्रविवरण पर हस्ताक्षर करना, जो प्रोस्पेक्ट जारी किया जाता है उस पर हस्ताक्षर करना है। निर्गमन से पूर्व प्रविवरण रजिस्ट्रार को सुपुर्द करना, जो भी निर्गमन करना है, इश्यू करना है, आईपीओ लाना है तो उससे पूर्व रजिस्ट्रार को सुपुर्द करना है। आवेदन शुल्क को अनुसूचित बैंक में जमा कराना, जो भी आवेदन शुल्क आता है उसको अनुसूचित बैंक में, शेड्यूल बैंक में, यानी अनुसूचित बैंक का मतलब होता है जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अनुसूची होती है, तो अनुसूची के अंतर्गत जो बैंक होते हैं तो उन बैंकों में जो राशि आवेदन राशि है
उस राशि को उन बैंकों में जमा करवाना, आवंटन विवरणी को फाइल करना, जो भी आवंटन अलॉटमेंट किया गया है, किनको शेयर अलॉटेड किए गए हैं, डिबेंचर अलॉटेड किए गए, तो उसकी विवरणी फाइल करना है कंपनी रजिस्ट्रार के पास में। और फिर उसके बाद अंश प्रमाण पत्र इनको 1 महीने के भीतर सुपुर्द करना अनिवार्य होता है, यानी एक तरह का सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होता है जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं। वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर करना तथा उसे यथासमय रजिस्ट्रार के पास फाइल करना, जो वार्षिक विवरणी होती है उस पर हस्ताक्षर करना तथा यथासमय रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। इसके अलावा अंशों के मूल्य भुगतान तथा कंपनी के प्रदत्त पूंजी के संबंध में घोषणा करना है, यानी अंशों का जो मूल्य भुगतान है और कंपनी की जो पेड कैपिटल है उसके संबंध में डिक्लेरेशन करना होता है। वार्षिक साधारण सभा बुलाने का कार्य होता है। सभा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना, जो भी सभा होती है अंशधारियों की, तो अंशधारियों की सभा के समक्ष इनको जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे P&L हो गया, आपका बैलेंस शीट हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, तो वो अंशधारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। जो भी पिछले वित्त वर्ष के दौरान जो भी क्रियाकलाप किए गए हैं वो पूरा विवरण इनको अंशधारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। और मीटिंग में लाभांश के अनुसार भुगतान करना, जो भी मीटिंग में लाभांश कितना दिया जाएगा, ठीक है, कितना परसेंटेज दिया जाएगा, उसके अनुसार रिकमेंडेशन की जाती है और पेमेंट करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा संचालकों का प्रतिवेदन तैयार करना है, संलग्न करना, जो संचालकों का प्रतिवेदन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, उसको तैयार किया जाता है और उसको एनक्लोज किया जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार को वित्तीय विवरण फाइल करना होता है। संचालक मंडल की सभा बुलाई जाती है, यानी अंशधारियों की सभा अलग होती है और संचालक मंडल की सभा अलग होती है। संचालक मंडल की सभा बुलाई जाती है। इसके अलावा अन्य कंपनियों को में हित प्रकट करना, यानी किसी संचालक मंडल का अगर अन्य कंपनी में, जैसे वो एक्स कंपनी का डायरेक्टर है, अगर वाई कंपनी में उसका जो भी हित है वो प्रकट करना चाहिए ताकि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा न बढ़े। अनुबंध में प्रकट करना, जो भी अनुबंध कंपनी कर रही है किसी थर्ड पक्षकार के प्रति या कंपनी के प्रति जो भी अनुबंध कर रहा है, तो उसमें क्या डायरेक्टर्स का जो भी संचालक है, क्या उनका उसमें कुछ हित है या नहीं है। कंपनी की प्रतिभूतियों के वायदे के सौदे नहीं करना, यानी कंपनी की जो सिक्योरिटीज होती है जैसे शेयर डिवेंचर एक्सेट्रा जो भी है, तो उनके वायदे के सौदे नहीं, इनको नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रतिभूतियों की आंतरिक सूचना पर आधारित व्यापार नहीं करना, यानी एक इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में इनको व्यापार नहीं करना चाहिए और कंपनी की जांच में सहायता करना चाहिए। जो भी कंपनी की जांच की जा रही है उसमें इनको हेल्प करनी चाहिए। इसके अलावा शोधन क्षमता की घोषणा करना, जो भी शोधन क्षमता होती है, डेप्टर कैपेसिटी होती है, तो उनकी घोषणा करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, यानी मेकिंग या डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं संचालक मंडल के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व का। अब ये जो CSR होता है, इसमें पहले ये बात कर लेते हैं। जो CSR में प्रत्येक कंपनी को इसमें रोल होता है और उनका जो टर्नओवर इतना होना चाहिए, ठीक है, तो उनको पिछले 3 वित्तीय वर्षों का, यानी पिछले 3 वित्तीय वर्षों के औसत लाभों का 2% CSR में जमा कराना अनिवार्य होता है। किसमें? पिछले 3 वित्तीय वर्षों औसत लाभों का 2% CSR में जमा करवाना अनिवार्य होता है, जैसे जो भी सामाजिक कार्य, कल्याण कार्य किए जाते हैं कंपनी द्वारा, वो कार्य किए जा सके। तो संचालक मंडल की निगमित सामाजिक दायित्व कंपनी अधिनियम 13 की धारा 135, अब धारा आपको विशेष ध्यान रखनी है, CSR धारा 135 में होता है, ये ध्यान रखना है। यानी CSR का जो उल्लेख है कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार धारा 135 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, इसमें किया गया, धारा 135 में इसका उल्लेख किया गया, आपको विशेष धारा को ध्यान रखना है। तो प्रत्येक कंपनी द्वारा बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति अनिवार्य रूप से बनाई जाएगी, यानी प्रत्येक कंपनी द्वारा CSR कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कंपनी के विगत वित्तीय वर्ष के दौरान निर्दिष्ट यानी शुद्ध संपत्तियां, बिक्री या शुद्ध लाभ का उल्लेख किया जाएगा। इस समिति द्वारा अनुसूची 7, किसमें? इस समिति द्वारा अनुसूची 7 में निर्दिष्ट गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए नीतियां बनाई जाएगी। इस नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट भी किया जाएगा, यानी जो नीति बनाई जा रही है CSR के रिगार्डिंग, तो पॉलिसीज है, क्या इनके टारगेट, क्या उद्देश्य है, तो इस नीति को कंपनी की वेबसाइट पर भी यहाँ पर प्रकट किया जाएगा, ठीक है। अब कंपनी सभाओं के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी मीटिंग्स के बारे में बात होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, कौन है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित होते हैं, तब विचार विमर्श कर निर्णय लेते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों के एकत्रित होने को सभा कहा जाता है, ठीक है। तो सभा का मतलब ये होता है कि ये पहले से प्री प्लानिंग होती है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, किसी सभा का कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को पूरा करने हेतु अनुमोदन हेतु सभा की जाती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो सभा से पूर्व सूचना के आधार पर एकत्रित कुछ व्यक्तियों का समूह है जो किसी वेद व्यवसाय कार्य करने के लिए संकल्प पारित कर निर्णय करता है। And when 2 or more individuals gather at a predetermined time and place to deliberate on a specific subject or to deliberate and make a decision, such a gathering is termed a meeting. In other words, a meeting is a group of individuals assembled based on prior notice who make decision by passing resolutions to conduct legitimate business। इसमें
शार्प पी डब्ज के अकॉर्डिंग एक या एक से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना सभा कहलाता है। इसमें परिभाषा दे रखी है, हालांकि ये परिभाषा एग्जाम में नहीं आएगी, एक नॉलेज के हिसाब से डाल रखी है। ऐसे सारलेकर के अकॉर्डिंग दो या दो से अधिक व्यक्तियों का कानूनी उद्देश्य से एक साथ एकत्रित होना सभा कहलाता है। अब देखते हैं कंपनी की सभाओं के प्रकार, देखते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी की सभाओं के बारे में बात करेंगे। एक तो अंशधारियों की सभाएं होती है, इसमें वार्षिक साधारण सभा और हमारी साधारण सभा होती है। फिर इसमें संचालक मंडल की सभाएं होती है, वो कितने अंतराल पे होती है, एक वर्ष में कितना करना जरूरी होता है, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। सभा से पहले संचालकों को कितने दिन पहले सूचना मिल जानी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देखते हैं फ्रेंड्स इसमें अंशधारियों की सभाओं के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं अंशधारियों की सभाओं के बारे में, शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के बारे में। फर्स्टली तो होगी इसमें वार्षिक साधारण सभा, क्या होगी, एनुअल जनरल मीटिंग, यानी इसको एजीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एजीएम। वार्षिक साधारण सभा को एजीएम बोला जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो साधारण सभा कंपनी की वो सभा है जिसकी सूचना में यह उल्लेख कर सभा को बुलाया एवं आयोजित किया जाता है कि यह सभा कंपनी की वार्षिक साधारण सभा है। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर यानी ओपीसी को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों के लिए प्रतिवर्ष यह सभा बुलाना अनिवार्य है, यानी ओपीसी के लिए ऑप्शनल होता है, और ओपीसी के लिए ऑप्शनल होता है, और जो बाकी कंपनियां हैं उनके लिए वार्षिक साधारण सभा बुलाना अनिवार्य होता है। इस वार्षिक साधारण सभा में अंशधारी संचालकों से पिछले वर्ष भर में किए गए कार्यों और परिणामों के विषय में पूछते हैं तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। जो भी कंपनी में पिछले वित्तीय वर्ष में जो भी कार्य किए गए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, उसके बारे में उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे रिप्लाई लेते हैं, उनको जो भी सजेशन है वो सजेशन देते हैं। तो ये कार्य एजीएम में किया जाता है। तो नेक्स्ट सभा है असामान्य साधारण सभा है, क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है। तो वैधानिक व वार्षिक क्या है यानी वैधानिक, अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी असामान्य साधारण सभा किसे कहते हैं, सामान्य साधारण सभा किसे कहते हैं। पर बात हो चुकी है वार्षिक साधारण सभा एजीएम के बारे में। अब यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स असामान्य साधारण सभा यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में। तो वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी या वार्षिक यानी एजीएम के अतिरिक्त वैधानिक व वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त की जाने वाली कोई भी सभा हो वो असामान्य साधारण सभा कहलाती है। ठीक है, वार्षिक साधारण सभा और वैधानिक सभा का एक नियम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अलग से कोई मीटिंग बुलाई जाती है अचानक या कोई किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो उसी को असामान्य साधारण सभा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो जिन महत्वपूर्ण मामलों पर वार्षिक साधारण सभा में विचार विमर्श का निर्णय नहीं लिया जा सका है या आगामी वार्षिक साधारण सभा तक ऐसे निर्णयों को टाला नहीं जा सकता है, रोका नहीं जा सकता है, अर्जेंसी है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी को अपने सदस्यों के तत्काल एक साधारण सभा बुलानी पड़ती है। इस सभा को असामान्य साधारण सभा कहा जाता है। यानी जो भी कोई अचानक से कोई डिसीजन लेना हो और उस डिसीजन को आगे समय तक टाल नहीं सकते, तो इसका रिगार्डिंग जो भी मीटिंग की जाती है वो आपकी असामान्य साधारण सभाएं हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लास मीटिंग्स के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में वर्ग सभाओं के बारे में। यानी क्लास मीटिंग है, वर्ग सभाएं क्या होती है। तो जब किसी वर्ग या श्रेणी, ठीक है, जैसे वर्ग श्रेणी के बारे में बात करें, जैसे लघु अंशधारी है, ऋण पत्रधारियों की है, अंशधारियों की है, तो एक तरह से वर्ग सभाएं हो गई। जब किसी वर्ग या श्रेणी विशेष के सदस्यों की सभा बुलाई जाती है तब उसे वर्ग सभा कहते हैं। ये वर्ग सभाएं उस वर्ग विशेष के अंशधारियों के लिए बुलाई जाती है जिनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य वर्ग विशेष के अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन करना होता है। यानी वर्ग अंशधारियों के रिगार्डिंग है ये। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि वर्ग विशेष के जो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके अधिकारों में परिवर्तन करने हेतु ये सभा आमंत्रित की जाती है। क्लास मीटिंग का इंग्लिश वर्जन देखें तो ये मीटिंग कन्वेंड फॉर द मेंबर्स ऑफ ए स्पेसिफिक क्लास और कैटेगरी इज नोन एज ए क्लास मीटिंग। These meetings are called for shareholders of a particular class and their primary objective is to alter the rights of the shareholders belonging to that specific class। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 48 के प्रावधानों के अनुसार, यानी कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है 48 के प्रावधानों के अनुसार बात करते हैं यहाँ पे मीटिंग क्या। तो किसी वर्ग विशेष के अंशधारी यानी किसी वर्ग विशेष के अंश धारियों के अधिकारों में परिवर्तन कंपनी के पार्षद सीमा नियमों, अब ये काफी विशेष इंपोर्टेंट है धारा, कौन सी, धारा 48। अगर किसी वर्ग विशेष के अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन करना है तो पार्षद सीमा नियमों तथा अंतर नियमों के अनुसार किया जा सकता है। अगर उसमें प्रावधान है तो किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगर प्रावधान नहीं है तो इनके अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए उस विशेष वर्ग के सदस्यों की, यानी जो भी उस विशेष वर्ग का जो भी सदस्य है कि सभा में कम से कम 3/4 यानी 75% या 3/4 धारकों की लिखित सहमति या उस विशेष वर्ग के निर्गत अंशों के धारकों की प्रत्यक्ष सभा में विशेष संकल्प यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही इस प्रकार से वर्ग परिवर्तन चेंज यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। फिर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इसमें आपका ऋण पत्रधारियों की सभाओं के बारे में बात करते हैं। डिवेंचर होल्डर्स की जो मीटिंग्स होती है अंशधारियों देख चुके हैं, अब डिवेंचर होल्डर्स की देखते हैं। जिस प्रकार से अंशधारियों की सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिस प्रकार से अंशधारी शेयर होल्डर्स की सभाओं का आयोजन किया जाता है,
सेम यहाँ पे भी इसका आयोजन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऋण पत्रधारियों की सभाएं भी आयोजित की जाती है। इस सभा में यदि कोई निर्णय आवश्यक बहुमत के आधार पर लिया जाता है तो यह अल्पमत पर बाधित होते हैं। यानी मीटिंग ऑफ ए डिवेंचर holders are organized in the same manner as meeting of the shareholders. If a decision is reached in such a meeting based on the requisite majority, it becomes binding on the minority. नेक्स्ट है, किसी भी ऋण पत्र का निर्गमन करने वाली कंपनी ऋण पत्रधारियों अथवा उन्हें दी गई प्रतिभूतियों में परिवर्तन करने के उद्देश्य से ऋण पत्रधारियों की सभा का आयोजन करती है। यानी इनको एक तरह के अंशों में चेंज करने हेतु तो उसे ऋण पत्रधारियों की सभा कहते हैं। ऋण पत्रधारियों की सभा के आयोजन के प्रावधान ट्रस्ट संलेख में दिए रहते हैं, यानी जो भी ट्रस्ट संलेख होता है उसमें दिए रहते हैं, या ऋण पत्रों के पीछे जो भी ऋण पत्र सर्टिफिकेट होता है उनके पीछे यहाँ पे अंकित किए हुए रहते हैं। ए मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स इज ए गैदरिंग convened by the company that has issued debentures for the purpose of making changes affecting the debenture holders or the securities granted to them. Provision regarding the convening of such meeting as set out in the trust deed or endorsed on the reverse side of the debentures. ठीक है, तो ये बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऋणदाताओं की सभाओं के बारे में। यानी जो ऋणदाता बोले तो जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, जो भी जो यानी लेनदार होते हैं, तो उनकी सभाओं में आपका बैंक हो गया या कोई अन्य व्यक्ति आ गया, इनकी सभाओं के बारे में बात करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 से, धारा इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखना है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी है? 230। यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी कंपनी लेनदारों यानी क्रेडिटर्स सभा का आयोजन तब तक कर सकती है जब निम्नलिखित व्यवस्था लेनदारों के हित में होती है, तभी इसका आयोजन कर सकती है। कौन कौन सी है? एक तो है, कंपनी एवं लेनदारों के मध्य किसी वाद विवाद का समाधान करने या उसकी उधारी या देय ब्याज को घटाने हेतु इस सभा का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कंपनी के पुनर्निर्माण यानी रिस्ट्रक्चरिंग तथा पुनर्संगठन या एकीकरण अमलगमीशन के समय लेनदारों की सहमति ली जाती है कि हम इस कंपनी का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं या पुनर्संगठन करना चाहते हैं या इसका अमलगमीशन एकीकरण करना चाहते हैं। लेनदार अगर सहमति देते हैं तो ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कंपनी के विघटन हेतु लेनदारों की सहमति ली जाती है, यानी जो कंपनी का विघटन समापन करना है तो उस समय जो लेनदारों की सहमति ली जाती है, तो इस हेतु लेनदारों की सभा का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। अब बात करते हैं संचालकों की सभाओं के बारे में। अब काफी इंपॉर्टेंट ये चीज है आपकी, यानी मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। संचालक मंडल की सभाएं देखते हैं पहले। यानी जिन सभाओं में केवल संचालक ही भाग लेते हैं, यानी यहाँ पे ना तो अंशधारी होते हैं, ना डिवेंचर होल्डर होते हैं, ना लेनदार होते हैं, यानी कोई व्यक्तिगत सभा नहीं होती है। केवल और केवल जो संचालक होते हैं उनकी ही यहाँ पे सभा का आयोजन किया जाता है। और ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो निजी कंपनी होती है उसमें संचालक 15 संचालक मैक्स नियुक्त किए जा सकते हैं, और सार्वजनिक कंपनी में 15 संचालक मैक्स नियुक्त किए जा सकते हैं, और ओपीसी कंपनी में 15 संचालक मैक्स नियुक्त किए जा सकते हैं। अगर इससे नियुक्त करना है तो यहाँ पे एक तरीके से नियमों में संशोधन करना होता है, एक स्पेशल मीटिंग का आयोजन करके इनकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। जिन सभाओं में केवल संचालक भाग लेते हैं एवं जिनका आयोजन कंपनी के नीति नियमों प्रबंध कार्य करने के निर्णय लेने हेतु किया जाता है, तो वह सभा संचालक मंडल की सभा कहलाती है। इन मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए मीटिंग अटेंडेड सोलवी बाय डायरेक्टर्स कन्वेंड फॉर द पर्पज ऑफ फॉर्मुलेटिंग कंपनी पॉलिसीज, मैनेजिंग ऑपरेशंस एंड मेकिंग डिसीजन इज नोन एज ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी अधिनियम 13 की धारा, फिर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सी? 173 है। 173 में क्या बता रखा है के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक कंपनी को अपने संचालक मंडल की प्रथम सभा कंपनी के सम्मेलन, ये काफी विशेष इंपॉर्टेंट चीज है। यानी अधिनियम की धारा 173 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को संचालक मंडल की जो प्रथम सभा होती है, तो कंपनी का जैसे सम्मेलन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, सम्मेलन की तिथि से 30 दिनों के भीतर इनको संचालक मंडल की सभा करना अनिवार्य होता है। कब? जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिनों के भीतर आपको प्रथम संचालक मंडल सभा बुलाना यहाँ पे अनिवार्य होता है। ठीक है, 1 महीने के भीतर अवश्य सभा बुलानी चाहिए। संचालक मंडल की प्रथम सभा के बाद, प्रथम सभा हो जाने के बाद में जो आगामी वित्तीय वर्ष आता है, अपने संचालक मंडल के प्रतिवर्ष कम से कम 4 सभाएं यहाँ पे आगामी जो भी वित्तीय वर्ष होगा, ठीक है, या उसी करंट वित्तीय वर्ष में या आगामी जो भी कंटिन्यू वित्तीय वर्ष है, तो कम से कम कितने, कम से कम इनको 4 संचालक मंडल की सभाएं बुलाना अनिवार्य होता है। 4 सभाएं इनको करना जरूरी होता है। कितना करना होता है? एक वित्तीय वर्ष में 4 संचालक मंडल की सभाएं कम से कम इनको करनी अवश्य होती है, और ज्यादा करना चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट है, संचालक मंडल की सभा की सूचना प्रत्येक संचालक को, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर अंशधारियों की सभा की जाती है तो कम से कम अंशधारियों को 21 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, प्लस 3 दिन इसमें डाक का जोड़ा जाता है। ठीक है,
और जो अगर संचालक मंडल की सभा आयोजित करनी है तो कम से कम 7 दिन पूर्व उनके बाद में सूचना डाक से, मेल, इलेक्ट्रॉनिक जो भी सुविधा है उसका उन्हें पूछ जानी चाहिए। संचालक मंडल की सभा की सूचना, अब ये सूचना कौन भेजता है? ये कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, सीएस होता है, कंपनी सेक्रेटरी, वो ये सब कंप्लायंसिंग का कार्य करता है। तो प्रत्येक संचालक को कम से कम 7 दिन पूर्व लिखित में या आत्मसुपुर्द करके डाक से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जानी चाहिए। यदि कंपनी का अधिकारी ऐसी सूचना देने में असफल रहता है या गलती करता है या देरी करता है या कोई चूक करता है तो उस संबंधित अधिकारी पर 25,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पे कंपनी लॉ के अनुसार लगाया जा सकता है। ए नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग मस्ट बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर एट लीस्ट 7 days in advance, either in writing, delivered by hand, by post, or via electronic means. If an officer of the company fails to provide such a notice or commits a default, they may be liable to a fine of 25,000. नेक्स्ट है संचालक समिति की सभाओं के बारे में बात करें तो संचालक समिति होती है उसकी जो सभाओं के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। संचालक समितियों का गठन संचालक मंडल द्वारा अपनी सभा में प्रस्ताव पारित करके किया जाता है, यानी इस संचालक मंडल द्वारा अपनी सभाओं में प्रस्ताव एक तरह से प्रोस्पेक्ट पास किया जाता है, ठीक है, यानी रेजोल्यूशन पास करके पारित किया जाता है। इस सभाओं के आयोजन का उद्देश्य कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करना होता है, उन पर सलाह देना होता है, उनकी गहन जांच पड़ताल करना होता है। इस कारण संचालक मंडल संचालकों की एक समिति का गठन कर देता है। इस प्रकार की समितियां नियमित रूप से अपनी सभाओं का आयोजन करती रहती है, ठीक है। अंकेक्षण समिति अलग है और एक तरह से जो भी समितियां होती है तो उन समितियों का, पारिश्रमिक समिति अलग होती है, ये समितियों का गठन कर दिया जाता है। तो समितियां अपनी आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पे सभाओं का आयोजन करती रहती है। प्रोस्पेक्ट के बारे, अब प्रस्ताव के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, इसके बारे में बात करें, मोशन के बारे में बात करते हैं। तो सभा के समक्ष विचार एवं निर्णय के प्रस्तुत किसी विषय या मामले को प्रस्ताव कहते हैं। सभा में कोई भी सदस्य प्रस्ताव कर सकता है। इसका उद्देश्य कार्यसूची के किसी विषय को सभा में विचार विमर्श एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करना होता है। प्रत्येक प्रस्ताव विचार विमर्श एवं वाद विवाद के पश्चात मत करने के लिए सभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी इससे कहने का तात्पर्य यह है, प्रस्ताव यानी मोशन, एक तरीके से मीटिंग हो रही है, मीटिंग में कोई सदस्य है, कोई प्रस्ताव रख देता है कि कंपनी में इस वित्तीय वर्ष में या आगामी कुछ ही दिनों में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाना है, ठीक है। अब उसमें से प्रस्ताव रख दिया, अब उसमें से उस पर वाद विवाद होता है, तर्क वितर्क होते हैं, उसमें चर्चा होती है। अगर उस मोशन को, प्रस्ताव को सभी जो भी क्राइटेरिया होते हैं उस क्राइटेरिया या नियम के अनुसार सहमति मिल जाती है, अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है, मोशन पास हो जाता है तो एक तरीके से वो संकल्प बन जाता है, ठीक है। ये मोशन रेफर्स टू एनी सब्जेक्ट और मैटर प्लेस्ड बिफोर द असेंबली ऑफ कंसिडरेशन एंड डिसीजन। एनी मेंबर ऑफ द असेंबली may move a motion. Its purpose is to present an item for the agenda to the assembly for deliberation and a decision. Every motion is submitted to the assembly for a vote following discussion and debate. यदि यह बहुमत से पास हो जाता है तो ये संकल्प बन जाता है। अगर जो बहुमत होता है 3/4 से अगर पास हो जाता है तो एक तरह से 3/4 या 2/3 जो भी बहुमत है तो ये तरह संकल्प बन जाता है, रेजोल्यूशन बन जाता है। इस प्रकार जब कोई प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो संकल्प का रूप ले लेता है, अर्थात स्वीकृत प्रस्ताव ही यहाँ पे संकल्प होता है। जो भी आपने मोशन रखा, प्रस्ताव रखा, अगर वो स्वीकृत हो जाता है तो एक तरह से यहाँ पे संकल्प बन जाएगा। तो इफ इट इज पास्ड बाय ए मेजोरिटी इट बिकम्स ए रेजोल्यूशन। थस व्हेन ए motion is approved by the house with the requisite majority it takes the form of a resolution. In other words an approved motion is a resolution, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, इसमें टाइप्स ऑफ मोशन या प्रस्तावों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब प्रस्ताव के टाइप्स देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें बात करते हैं प्रस्तावों के प्रकार। धारा देर की इसमें साधारण प्रस्ताव धारा 114 के अनुसार बात करेंगे पहले। साधारण प्रस्ताव है धारा 114 के अनुसार, ये सब प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव कहलाएगा जिसमें कि अधिनियम के अनुसार नोटिस दिया गया है, अधिनियम के अनुसार नोटिस दिया गया है तथा ये मतदान या हाथ दिखाकर या इलेक्ट्रॉनिक रूप से पारित किया गया है, जिसमें कि चेयरमैन का निर्णायक मत, सदस्य द्वारा दिया गया मत, पति पुरुष जो प्रोक्सी होते हैं, प्रोक्सी का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अंशधारी है अगर वो उस सभा में एब्सेंट रहता है तो अपना एक प्रतिनिधि भेज देता है, तो प्रतिनिधि को यहाँ प्रोक्सी कहा जाता है और उसको 48 घंटे पहले सूचना देनी होती है कि मेरी जगह इस व्यक्ति को मैं मीटिंग हेतु अधिकृत करता हूँ। डाक द्वारा मत सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये तो होता आपका साधारण प्रस्ताव। फिर विशेष प्रस्ताव के बारे में बात करें तो विशेष प्रस्ताव धारा 114 है, यानी ये भी आपकी धारा 114 है। 114 में आपके साधारण और विशेष प्रस्ताव दोनों है। तो विशेष प्रस्ताव धारा 114 के अनुसार बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो एक प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव कब होता है? जब विशेष प्रस्ताव के इरादे से सामान्य सभा बुलाई गई हो, यानी विशेष प्रस्ताव के इरादे से सामान्य सभा यहाँ पे बुलाई गई हो, तब उस हेतु नोटिस भी भेजा गया हो
या ऐसे प्रस्ताव हेतु सदस्यों को सूचना दी गई हो, तो वो एक तरह से विशेष प्रस्ताव होता है कि उसमें स्पेशल मेंशन होता है कि ये किसके रिगार्डिंग सभा की जा रही है, सभा सामान्य है या विशेष है। ठीक है, जो भी सूचना दी जाती है विशेष की, तो यह विशेष प्रस्ताव कहा जाता है। अधिनियम के अनुसार आवश्यक नोटिस दिया जा चुका हो, इसके अलावा प्रस्ताव हेतु मतदान हाथ दिखाकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या मत देकर जैसा भी मामला हो, ऐसे सदस्यों द्वारा मत जो कि मत के हकदार हो या प्रतिपुरुष द्वारा मत दिया जाना हो या डाक द्वारा मत दिया जाना हो एवं 3/4 या 75% सदस्यों द्वारा पारित किया गया हो, यानी 3/4 या 75% सदस्यों द्वारा इसको अगर पारित कर दिया गया है। यदि नोटिस में किसी भी विशेष व्यवसाय हेतु, यानी नोटिस में किसी विशेष व्यवसाय हेतु सूचना नहीं दी गई है तो वह सभा अनियमित सभा कहलाएगी। यानी जो नोटिस दिया गया है तो नोटिस में विशेष रूप से व्यवसाय के रिगार्डिंग जो भी प्रस्ताव पास करना है उसकी सूचना देना जरूरी है। अगर ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, बाद में अगर वो विशेष प्रस्ताव पास करके अगर उसको पास किया जाता है, पास करने का प्रयास किया जाता है और हो भी जाता है, तो एक तरीके से वो विशेष प्रस्ताव नहीं कहलाता है, यानी इलीगल रूप कंपनी लॉ के अनुसार वो इलीगल प्रस्ताव होता है, तो वह सभा अनियमित सभा कहलाएगी एवं ऐसा विशेष प्रस्ताव उस सभा में पास भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं विशेष सूचना वाले प्रस्ताव धारा 115 के अनुसार, यानी विशेष सूचना वाले प्रस्ताव धारा 115 के अनुसार देखते हैं कौन कौन से हैं विशेष सूचना वाले प्रस्ताव। तो ऐसा प्रस्ताव जिसके अंतर्गत अधिनियम में विशेष सूचना यानी नोटिस दिया जाना आवश्यक हो तथा ये ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जिसमें सदस्यों के पास कम से कम क्या है, सदस्यों के पास कम से कम 1% से कम मताधिकार या अंश जिनका मूल्य कितना होना चाहिए, 1% कम से कम उनके पास मताधिकार वोटिंग राइट्स होना चाहिए या जिनका मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक हो, तो ऐसा मूल्य प्रदत्त हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी अपने सदस्यों को अधिनियम अनुसार नोटिस भेजेगी। ऐसी विशेष सूचना वाला प्रस्ताव निम्न स्थितियों में दिया जा सकता है। अब निम्न स्थितियों में कौन कौन सी स्थितियां होती है उनको दिया जा सकता है। एक तो स्थिति है फ्रेंड्स, इसमें धारा 140(4) कौन सी है, यानी सेक्शन 144 के अनुसार सामान्य सभा में किसी व्यक्ति के अंकेशक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव जो कि ऐसा अंकेशक नहीं होगा जिसको पुनर्नियुक्त किया जाना हो, इसके संबंध में यहाँ पे विशेष प्रस्ताव हेतु मीटिंग का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा धारा 169(2) कौन सा है, धारा 169(2) के अकॉर्डिंग किसी संचालक को उसकी समय सीमा से पहले हटाने, जो भी डायरेक्टर है उसको उसकी समय सीमा से पहले अगर उसको हटाया जा रहा है तो उस संबंध में विशेष प्रस्ताव पास किया जाएगा, तथा हटाने पर तथा उसके स्थान पर किसी अन्य को संचालक नियुक्त किया जाना है तो उस संबंध में विशेष प्रस्ताव की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से ये कारण उसमें मेंशन करने होते हैं। Pursuant to section 144, a proposal for the appointment of a person as an auditor at a general meeting other than a auditor who is to be reappointed. Pursuant to section 169(2), a proposal for the removal of a director before the expiry of their term and the appointment of the another person as a director in their places। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ये चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें अपन ने इसमें पहले फसली बात की थी, प्रबंधन क्या होता है, संचालकों के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, कंपनी की सफाई किस प्रकार से की जाती है और एक्सेट्रा जो भी टॉपिक है उनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब कंपनी का समापन वाला नेक्स्ट चैप्टर आपका पढ़ेंगे, यानी कंपनी का समापन वाइंडिंग किस प्रकार से किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी उसमें टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो, कोई कमेंट करना हो, कोई आप सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो आप बेझिझक दे सकते हैं। ठीक है, और जो स्क्रीन पट्टी पे मेरा नंबर देख रहे हैं आप इन्हीं नंबरों पर मुझे कभी कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। आपकी जो भी आपका समस्या है उसका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। थैंक यू।